Thank you for having me. My voice is clear? Yes, Mataji. Yes. So, yes, as Ayushi said that it is very important, कि आपकी एज में सही गाइडेंस हमें मिले, क्योंकि इस एज में अगर सही गाइडेंस मिल जाती है ना तो हमारा आगे का जीवन सुरक्षित हो जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विथ मंगलाचरण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्दे अहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. सो आई वेलकम यू ऑल फॉर टुडेज सेशन. और आयुषी ने चुना यूजिंग फेलियर्स एज द स्टेपिंग स्टोन टू द लैडर ऑफ सक्सेस. वेरी ब्यूटिफुल टॉपिक. जिस उम्र के दौर में आप चल रहे हैं, मुझे लगता है मैं भी आप ही की उम्र की हूँ, तो जिस उम्र के दौर में हम चल रहे हैं उस उम्र के दौर में हमारे जीवन में हम सक्सेस और फेलियर्स को ज़रूर देखेंगे. सक्सेस हमें कितनी मिलती है मटेरियल लेवल पे उसका तो नहीं पता, लेकिन फेलियर्स को तो हम ज़रूर टेस्ट करेंगे और उसको कैसे हमें लेना है अपनी लाइफ में. आई थिंक सम आर नॉट. Okay, so I think all are mute now. Thank you. So जैसा मैंने कहा कि इस भौतिक जगत में हम आए हैं तो हम ज़रूर फेलियर्स को टेस्ट करेंगे. और वास्तव में अगर हमारा नज़रिया हम बदल दें, हम ये समझ जाएं कि सक्सेस और फेलियर की सही परिभाषा क्या है, तो शायद हमें कोई भी जीवन में फेल नहीं कर सकता. या तो हम आगे बढ़ेंगे या तो हम कुछ सीखेंगे, लेकिन हम फेल कभी नहीं होंगे. तो आइए देखते हैं कि हमारे शास्त्र एक जनरल थॉट क्या है इसके बारे में और हमारे शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं. देखो भैया, गूगल से पूछेंगे कि डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है, तो गूगल ये जवाब देगा. गूगल कहेगा द फेवरेबल और प्रॉस्पेरस टर्मिनेशन ऑफ अटेम्प्ट और एंडेवर फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ वंस गोल. तो जो हम प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, अगर हम वो प्राप्त कर पाते हैं, अकम्प्लिश कर पाते हैं कुछ फेवरेबल और प्रॉस्परस जीवन में, तो उसे सक्सेस कहते हैं. फिर चाहे वो वेल्थ के बारे में हो, पोस्ट या पोजीशन के बारे में हो, समाज में रेस्पेक्ट के बारे में हो. अगर किसी को बहुत रेस्पेक्ट मिलती तो कहते भैया इसकी लाइफ तो सफल है, ही इज़ अ सक्सेसफुल मैन. तो इस तरह की चीज़ों को जनरली सक्सेस कहा जाता है. लेकिन वास्तव में सक्सेस को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं ना, तो सक्सेस हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है. आई नो वन बॉय, मैं उसको बोल रही थी कि तुम्हारी लाइफ तो सेट है बेटा, पापा इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं, उनका पूरा एम्पायर खड़ा है, तुम्हें तो बस जाके कुर्सी पे बैठना है. ही सेड नहीं आंटी, I want to start from scratch. For me, success is when I see myself by my mate. I'm made by myself. मैं सेल्फ मेड हूँ, मेरे लिए वही सक्सेस है. उसके फादर ने भी उसको बहुत समझाया कि बेटा इतना बड़ा बिजनेस है, कौन संभालेगा.
पर ही सेड नहीं, मुझे अपना नाम खुद बनाना है। आपका बड़ा नाम है, इसके नीचे तो मेरा नाम कभी आएगा ही नहीं। और जो लोग दूर खड़े हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको लगता है यार इसकी लाइफ तो पैदा होते ही सक्सेस हो गई थी, इतने अच्छे घर में पैदा हुआ है, हिज लाइफ इज़ सक्सेसफुल। सो द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज़ डिफरेंट फॉर एवरीबडी। मे बी जिसके पास अच्छी फैमिली नहीं है, उसको लगता है यार एक अच्छी फैमिली बन जाए ना, लाइफ सक्सेसफुल है। मे बी गुड हेल्थ इज़ सक्सेस फॉर समबडी, maybe fame and recognition is success for somebody, maybe get a degree or maybe get a peace of mind. So success का कोई एक डिफाइन फॉर्मूला नहीं होता। ये सक्सेस सबके लिए अलग अलग है। उम्र के साथ भी सक्सेस की परिभाषा बदल जाती है। 4 साल का बच्चा अगर कोई उससे पूछे तो वो कहेगा आई डोंट पी इन माई पैंट्स, दैट इज़ सक्सेस फॉर हिम। कि भैया वो सीख गया, उसकी ट्रेनिंग हो गई है, अब वो अपनी पैंट्स में पी नहीं करता, तो दैट इज़ सक्सेस फॉर हिम। अगर कोई 8 साल के बच्चे से पूछे तो बोलेगा मुझे मेरे घर का रास्ता याद है। मुझे याद है जब मेरी बेटी छोटी थी और हम कार में उसको लेके घूमने निकलते थे, रोती थी तो उसको कार में लेके घूमने जाते थे, और जैसे ही हम घर के गली में आते थे वो पहचान जाते थे कि अब घर जा रहे हैं। ज़ोर ज़ोर से रोने लगती थी, मुझे घर नहीं जाना, कार में घूमते रहो। उसको घर का रास्ता याद था। सो फॉर 8 years old child द सक्सेस इज़ आई नो द वे बैक टू माई होम। 12 साल का हो जाता है तो उसके अच्छे दोस्त उसकी सक्सेस हैं। 18 का हो जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, सक्सेसफुल। 23 का हो गया, ग्रेजुएशन ही उसका गोल था, अच्छे नंबरों से ग्रेजुएट हो गया, सक्सेसफुल। 25 गेट अ जॉब। और 25 से 30 के बीच में सक्सेस है कि एक अच्छी लड़की मिल गई और 2 बच्चे हो गए, यू बिकेम अ फैमिली मैन। लड़की के लिए प्यारा सा एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग बलमा अनारी हो, अच्छा पति मिला है जिसके पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, बड़ा सीधा है, भोले बाबा जैसा, तो सक्सेस है लाइफ। और लड़का सोचता है कि भाई एक प्यारी सी बीवी हो, 2 बच्चे हों, 3 कमरे का फ्लैट हो, 4 पहिए की गाड़ी हो और 5 डिजिट की सैलरी हो, तो लाइफ इज़ सक्सेसफुल। लेकिन जैसे ही हम थोड़े से बड़े होते हैं, सक्सेस की जो परिभाषा है वो जीवन में बदलने लगती है। 35 की उम्र तक आते आते व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं कितना पैसे वाला हो गया, दोस्तों से मिलता है, समझा सकता है कि मेरा ये जॉब है, मैं महीने का इतना कमाता हूँ। 45 तक आते आते आप 45 के लगते ही नहीं, ये सक्सेस है। कोई पूछे आपकी एज क्या है, 45 है, 45 यू आर सो मेंटेन्ड, 3 बच्चों के बाद भी आप तो 45 के लगते ही नहीं, दिस इज़ सक्सेस। और जब हम 50 के हो जाते हैं तो हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना हमारी सक्सेस है। 55 के हो जाते हैं तो हम अपनी ड्यूटीज़ को अब भी खुद कर रहे हैं। मेरे पापा तो सब काम खुद ही करते हैं, मेरी मम्मा अभी भी बहुत एक्टिव हैं, दैट इज़ सक्सेस। धीरे धीरे हम बड़े होते हैं और एक बार हम 70-75 की उम्र में आ जाते हैं तो हमारी सक्सेस है कि नाउ वी डोंट पी इन आवर पैंट्स। 70 साल के हैं लेकिन मेरे पापा अभी भी अपना बाथरूम चले जाते हैं, उनको अपने घर का रास्ता याद है। और 75 साल में भी अगर आपके पास अभी भी कुछ दोस्त बच गए हैं तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल है। सो उम्र के साथ सक्सेस का फॉर्मूला बदल जाता है। कहते हैं हर व्यक्ति चाहता है उसके पास एक जर्मन कार हो, उसके पास एक अमेरिकन सैलरी हो, वाओ करोड़्स में कमा रहा है, अमेरिका में लोग बहुत कमाते हैं, कमाने ही जाते हैं। चाइनीज़ फूड खाने को मिले और इंडियन बीवी हो। लेकिन क्या करें, जो चाहते हैं वो सब होता थोड़ी है, मिलता तो सब है, लेकिन स्ट्रगल ये है कि खाना जर्मन मिलता है, वाइफ अमेरिकन, कार चाइनीज़ जो चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, और सैलरी इंडियन। ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ को कोई और प्लान कर रहा है, कोई और है
जो इस तरह की प्लानिंग कर रहा है कि हमें लाइफ में क्या मिलेगा। एक बार पापा और बेटे की बात हो रही थी सक्सेस को लेके। तो पापा ने बोला, बेटा सक्सेस इज़ व्हेन योर सिग्नेचर बिकम्स योर ऑटोग्राफ। हम सब सिग्नेचर तो करते हैं, लेकिन लोग आपकी सिग्नेचर लेने के लिए लाइन में खड़े हो ना, तो उसे कहते हैं सक्सेस। तो बेटे ने कहा, नहीं पापा, सक्सेस इज़ व्हेन योर सिग्नेचर बिकम्स जॉनी वॉकर। ये मुझे समझ में नहीं आया, ये क्या था। आई आस्क्ड माय हस्बैंड, व्हाट इज़ जॉनी वॉकर, व्हाट इज़ सिग्नेचर। ही सेड, दोनों ही विस्की की ब्रांड्स हैं, एक सिंपल है, एक बहुत इलाइट है। बेटे का कहना था कि जब आप सिग्नेचर से जॉनी वॉकर तक पहुंच जाते हैं, बिकम वेरी वेल्दी, दैट इज़ योर सक्सेस। सक्सेस इज़ डिफरेंट फॉर एवरीबडी। सक्सेस इसलिए अलग अलग है सबके लिए, क्योंकि सबका अलग अलग मूड है लाइफ में, सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज़ हैं। विनर इज़ एन इवेंट, वेयर इज़ बीइंग अ विनर इज़ अ स्पिरिट। हम हमारी लाइफ में किस चीज़ को प्राप्त कर पाते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा इंटेंशन और हमारी स्पिरिट क्या है। यदि हम जीवन में जीत गए, कहते हैं यूजुअली, मैंने सुना भी है ऐसा, मैंने विनर से भी पूछा है, तो कहते हैं कि जिसको ब्रॉन्ज मिलता है ना, वो तो बहुत खुश होता है। जिसको गोल्ड मिलता है, डेफिनेटली ही इज़ वेरी प्राउड। लेकिन जिसको सिल्वर मिलता है ना, वो बेचारा बहुत रोता है। तो ब्रॉन्ज वाला खुश है और सिल्वर वाला रो रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रॉन्ज वाले को लगता है, हाँ बच गया यार, कुछ तो मिला, और सिल्वर वाले को लगता है थोड़ा सा और एफर्ट डालता ना तो गोल्ड मिल जाता। हमारी जो विनिंग स्पिरिट है ना, वो इम्पॉर्टेंट है, उसे मेंटेन करके रखना चाहिए। वन कैन बी अ विनर विदाउट अ मेडल एंड लूज़र विथ अ मेडल इफ़ विनिंग इज़ नॉट केप्ट इन पर्सपेक्टिव। मुझे याद है, अभी मेरी छोटी वाली बेटी का रिज़ल्ट आया था, तो 82-85% तक उसका रिज़ल्ट आया, तो शी वॉज़ नॉट वेरी हैप्पी। तो मेरी बेटी ने, बड़ी वाली ने उसको फ़ोन करके बोला, नहीं राधा, इतना ख़राब नहीं है, इट्स ओके, सही है तेरा रिज़ल्ट, परेशान मत हो। तो फ़ोन रख के और मेरे को बोलती है हंसते हुए, मम्मा देखो मुझे कौन समझा रहा है, वो समझा रहा है जो 97% आने पे कितना रोया था वो समझा रहा है मुझे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हाँ, कि हम अपनी विनिंग की स्पिरिट को बना के रखें। ये बहुत फेमस कोट है, आई वुड रादर फेल इन अ कॉज दैट विल अल्टीमेटली सक्सेस देन सक्सीड इन अ कॉज दैट वुड अल्टीमेटली फेल। कहते हैं ना, विनिंग अ बैटल, लूजिंग अ वॉर। कई बार छोटे छोटे जो फेलियर्स होते हैं ना, वो हमें सावधान कर देते हैं कि तुम्हारा रास्ता आगे कठिन है, उसके लिए तैयार हो जाओ। छोटे छोटे चीज़ों में फंसो मत, छोटी छोटी बैटल जीत, अगर हम हार भी जाएं, वी शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वॉर। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट मैनी पीपल नो हाउ टू बी सक्सेसफुल, बट वेरी फ्यू नो हाउ टू हैंडल सक्सेस। कई बार जब हमारे जीवन में सक्सेस आती है, हम सब कुछ खो देते हैं। कहते हैं, ही इज़ सो पुअर दैट ओनली ही हैज़ इज़ मनी। क्योंकि हमारा एटीट्यूड कभी कभी इतना ख़राब हो जाता है सक्सेस मिलने पर, कि हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे वेल विशर्स हमें छोड़ के चले जाते हैं। द ओनली थिंग आई हैव इज़ मनी, दैट इज़ सो पुअर। सो ज़रूरत है बहुत, हमारे जीवन में कुछ फेलियर्स होने ही चाहिए। ये फेलियर्स हमें सावधान करते हैं और हमें हम्बल बनाते हैं। अगर ये ना होना, तो हम सक्सेसफुल होने के बाद अकेले रह जाएंगे। कहते हैं, जो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी होती है ना, उस पे घास का तिनका भी नहीं उगता, क्योंकि सबको पीछे छोड़कर वो इतना ऊपर चला आया कि सब पीछे छोड़ गए। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए इस उम्र में। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग खाते हैं, वो कुछ अलग पढ़ते हैं, वो कुछ अलग करते हैं। एक्चुअली वो उन्हीं चीज़ों को डिफरेंटली करते हैं। कुछ दिन पहले मेरे पास ब्रूस ली का एक वीडियो आया था, हाँ, कि वो टेनिस के 2 फेमस प्लेयर, टेबल टेनिस के 2 फेमस प्लेयर सामने से बॉल दे रहे थे, 2 बॉल, और ब्रूस ली इन 2 बॉल्स को साथ में अपना जो उसका
कुंफू का जो एपरेटस होता है चेन और हैंडल वाला, उसके साथ में वो 2 प्लेयर्स के साथ में खेल रहे थे, और वो दोनों प्लेयर्स भी बहुत फेमस प्लेयर थे, वो दोनों के साथ खेल रहे थे टेबल टेनिस। एंड ही सेड कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था ना, तो मेरा जो ओपोनेंट था, जो मेरे खिलाफ था, वो बोल रहा था कि मुझे इससे इसलिए डर नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा कुंफू का सारे टेक्निक्स जानता है, बल्कि मुझे इसलिए डर लगता है कि ये सिंपल कुंफू को इतना प्रैक्टिस किया है, बहुत सारे टेक्निक जानता है, नहीं, इसने एक ही टेक्निक को इतना प्रैक्टिस किया है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट हम देखें जो विनर है लाइफ में, वो डिफरेंट चीज़ें नहीं करते, चीज़ों को डिफरेंटली करते हैं। उनका प्रैक्टिस, उनकी निष्ठा, उनका अपने काम के प्रति जो सम्मान और डेडिकेशन होता है, वो उन्हें सक्सेसफुल बनाता है। किसी बहुत अच्छी ट्यूशन से ट्यूशन पढ़ के हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कई बार गली में पढ़ने वाले बच्चे निकल जाते हैं आईपीएस में, नीट में, लेकिन अच्छे क्लासरूम्स में जाके पढ़ने वाले बच्चे नहीं निकल पाते। सो निष्ठा का, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ऑल्सो सक्सेस इज़ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी गोल। अगर हम ये समझ पाएँ कि मेरा गोल क्या है और मेरे गोल की तरफ कैसे मुझे कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिवली बढ़ना है, टारगेट बना के। देखो, हर साल मैं एक टारगेट बनाती हूँ कि मुझे इस साल कितनी मंगला आरती अटेंड करनी है, मुझे इस साल कितनी भागवतम क्लास अटेंड करनी है, मुझे इस साल कितना भागवतम के कैंटोस को फिनिश करना है। सो यू हैव टू मेक अ वर्दी गोल। हाँ, आप, और एक रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोलूँ कि मैं इस साल पूरा भागवतम पढ़ लूँगी। मुझे पता है इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक रियलिस्टिक गोल बनाएं और उस रियलिस्टिक गोल को फॉलो करने के लिए प्रोग्रेसिवली उसके पीछे जाएं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो गोल है वो मुझे कोई फॉलोअप करेगा तो मैं कर लूँगा, तो मेक अ पर्सन जो आपको फॉलोअप करे। अपने फ्रेंड के लिए आप और आपके लिए आपका फ्रेंड। हाँ, मैं एक जर्नल रोज़ रात को लिखती हूँ, 2 लाइन ही सही, लेकिन मैं उसे सुबह उठ के पोस्ट करती हूँ कि आई रोट माई जर्नल। और जिस दिन मैं पोस्ट नहीं करती हूँ, उस दिन सामने से मेरे पास मैसेज आ जाता है, क्या बात है 2 दिन हो गए, आपका लिखना जारी है कि भूल गए। सो समबडी शुड बी देयर जो आपकी इसमें मदद करे। सो मेक अ वर्दी गोल, रियलिस्टिक गोल, and then make a plan how progressively you will achieve the goal। अगर मैंने मंगला आरती अटेंड करने का सोचा है साल का 30, तो मुझे पता है कि कम से कम महीने की 4 मंगला मुझे अटेंड करनी चाहिए, 3 मंगला कम से कम। तो अगर मैंने पिछले महीने में 2 की है तो इस महीने में मुझे 4 करनी चाहिए। दिस इज़ हाउ यू शुड प्रोग्रेसिवली मेक योर रियलाइज योर गोल एंड प्रोग्रेसिवली अचीव इट। एक होता है अनकॉन्शियस एंड इनकॉम्पिटेंस। एक व्यक्ति को पता ही नहीं है कि मेरा गोल क्या है, मेरे पोटेंशियल्स क्या हैं, मुझे प्राप्त क्या करना है। कंप्लीटली अनअवेयर। ग्रेजुएशन क्यों करी हो, कुछ और करने के लिए है ही नहीं, तो क्या करूं, सोचा फ्री बैठी हूँ ग्रेजुएशन कर लूँ। तो अनकॉन्शियस भी है और इनकॉम्पिटेंस भी है। फिर एक स्टेज आती है लाइफ में कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। व्यक्ति ये समझ जाता है कि मुझे पता नहीं है, मुझे पता करना चाहिए, किसी से मिलना चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए कि मुझे क्या करना है आगे लाइफ में। लाइफ किस लिए है। मैं स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहती हूँ, मेरा मटीरियली कुछ गोल है, मेरे कुछ जॉब है, मेरे कुछ सपने हैं, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, लेकिन उसके लिए मुझे करना क्या है। सो उसे ये पता चल जाता है कि मुझे पता नहीं है। दैट इज़ द प्रोग्रेस, द नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद आता है कॉन्शियस एंड कॉम्पिटेंस। तब वो कॉन्शियस होके एक क्राइटेरिया बनाता है अपनी लाइफ का, एक प्रोग्राम बनाता है कि मुझे बनना क्या है, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है और मैं उसे कैसे प्राप्त करूँगा। यहाँ से उसके जीवन की प्लानिंग शुरू होती है। और लास्ट में अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। उसे पता ही नहीं होता, लेकिन वो इतना टैलेंट के साथ काम करता है कि उसका टैलेंट, उसका जो विजडम है
वो उसके लिए रेगुलर हो गया। एक डॉक्टर है, उसके पास आप जाओ, बहुत ही कॉम्पिटेंट डॉक्टर है, तो उसको बहुत ज़ोर नहीं लगाना दिमाग के लिए, बिकॉज इट इज़ हिज वे ऑफ लाइफ। उसने इतनी मेहनत कर ली है। कहते हैं ना कि अगर आप प्रैक्टिस में पसीना बहाते हो ना, तो आपको युद्ध में खून नहीं बहाना पड़ता, बिकॉज यू बिकम प्रो इन योर फील्ड। सो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, वो अपनी लाइफ में, अपने फील्ड में इतना प्रो हो जाता है कि बिना दिमाग लगाए, बिना ज़्यादा जोर लगाए वो अपने काम को कर सकता है। वॉइस इज ओके नाउ? हरि बोल, हरे कृष्णा, इज इट ओके? ओके, फाइन फाइन। Somebody said it is not clear, so I thought I should ask. So this is how our program should be, from unconscious and incompetence to unconscious competent. ये हमारा गोल, ये हमारा क्राइटेरिया ऑफ लाइफ होना चाहिए। तो कैसे हमारे फेलियर्स हमारे स्टेपिंग स्टोन्स बनते हैं। कहते हैं किसी ने मुझे खूब पत्थर मारे, तो मैंने हर पत्थर को उठा के एक सीढ़ी का स्टेप बनाया और आगे बढ़ गया। पत्थर मारने वाले वहीं रह गए, लेकिन मैं तो ऊपर चला गया। हाँ, सो इफ़ यू वांट टू सक्सीड देन डबल योर फेलियर रेट, मिस्टर टॉम वॉन्स्टन का कहना है। व्हाट डू यू मीन बाय फेलियर द डबल रेट? इसका मतलब है कि बहुत सारा और ट्राई करना है। अगर मुझे सक्सेस होना है तो अपने फेलियर रेट को डबल करो, मतलब अपना ट्रायल डबल करो। ये भी ट्राई करते हैं, शायद इससे काम बन जाए। अच्छा, ये ट्राई करते हैं, शायद इससे काम बन जाए। तो अपने फेलियर रेट को डबल करो, बिकॉज फेलियर इज़ द हाईवे टू सक्सेस। एक बार मिस्टर एडिसन से किसी ने कहा कि आप 2000 बार फेल हो गए बल्ब बनाने में। उसने बोला बिल्कुल नहीं, मैं 2000 बार फेल नहीं हुआ। मुझे 2000 पता है तरीके जिनसे बल्ब नहीं चलता है। सो आई एम सक्सेसफुल एनीवेज, क्योंकि मुझे पता है कि ये 2000 तरीक़ों से बल्ब नहीं बनेगा। सो इट इज़ नॉट फेलियर, इट इज़ ऑलवेज अ लर्निंग। कुछ सक्सेस स्टोरीज़ हम पढ़ सकते हैं, शायद हमें कुछ इंस्पायरिंग लगे। बहुत सारी हैं मेरे पास, वी नॉट गो फॉर मैनी, बट कुछ सक्सेस स्टोरीज़ हम पढ़ सकते हैं। हाँ, फेल्ड इन बिजनेस एट द एज ऑफ 21, 21 साल के थे, बिज़नेस करना चाहते थे, लेकिन बिज़नेस सक्सेस नहीं हुआ। फिर उन्होंने चुनाव लड़े, चुनाव में वो 22 साल की उम्र में फेल हो गए, नहीं जीते। देन व्हाट नेक्स्ट? फेल्ड अगेन इन बिजनेस इन 24। सोचा चलो ठीक है, पॉलिटिकल लाइफ नहीं बन पाई, पॉलिटिक्स में मेरा कुछ नहीं बन पाया, तो चलो ठीक है मैं कुछ बिज़नेस कर लेता हूँ। मिजरेबली फेल। उनकी पत्नी का देहांत हो गया 26 में, बहुत छोटी उम्र है। 27 में वो इतना डिप्रेस हो गए लाइफ से, क्योंकि बिज़नेस नहीं चल रहा, पॉलिटिकल करियर नहीं चला, बीवी मर गई। इतना सीवियर नर्वस ब्रेकडाउन हो गया उनका कि वो डिप्रेशन में चले गए। फिर 34 की एज में फिर उठे और उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे एक बार फिर से ट्राई करने दो। ही ट्राइड फॉर हिज पॉलिटिकल करियर अगेन, लेकिन 45 में वो फिर से बाहर हो गए। फिर उन्हें वाइस प्रेसिडेंटशिप के लिए अप्लाई किया, 47 में फेल हो गए, फिर से 49 में फेल हो गए और लास्ट में जीते। मैं समझती हूँ आप समझ गए होंगे कि वो कौन है, मिस्टर अब्राहम लिंकन। क्या आप कहेंगे कि वो एक फेलियर है? क्या आप ये बोलेंगे कि वो मिस्टर फेल है? बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। इन्होंने कहा था कि डोंट आस्क व्हाट अमेरिका डज फॉर यू, आस्क व्हाट यू हैव डन फॉर अमेरिका। बहुत ही रेवोल्यूशनरी मिस्टर लिंकन रहे। सो हमारी जितने भी अटैम्प्ट्स फेल के होते हैं, वो एक्चुअली फेल नहीं हैं, वो एक्चुअली लर्निंग अटैम्प्ट्स हैं। कार्टूनिस्ट मिस्टर वॉल्ट डिज्नी, जब इन्होंने पहला कार्टून प्रपोज किया तो सबने रिजेक्ट कर दिया। यार, तो चूहे को कौन पेंट करता है? व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? ये कौन है? यस, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, उनकी लाइफ भी कुछ ऐसी है। ऑफ कोर्स ये जो बड़े बड़े लोग हमें दिखते हैं ना, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उन्होंने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी।
फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो लोग लड़ाई में हार मान लेते हैं वो ऊपर नहीं आते, लेकिन जो हार नहीं मानते हैं उनकी जीवनी इंस्पिरेशन बन के हमें दिखाई देती है। तो मिस्टर वॉल्ट डिज्नी ने जब अपना पहला कार्टून बनाया, कहते बहुत डरते थे चूहों से, और उसका डर निकालने के लिए उन्होंने उसको ही अपना कार्टून कैरेक्टर बनाया, लेकिन किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। पर हम जानते हैं मिकी माउस इज़ द मोस्ट फेमस कार्टून। सक्सेस मिलने में देर हुई लेकिन मिल ही गई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहते हैं कि मिस्टर थॉमस एडिसन पार्शली बहरे थे, 4 साल के थे तो पार्शली बहरे थे, और क्लास में सो जाया करते थे। लोगों को लगता था कि ये कुछ कर भी रहा है या नहीं। और ऐसी ही बहुत सारी आपको स्टोरीज़ मिल जाएंगी जिनकी ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल भरी रही। किसी की पत्नी मर गई, किसी के बच्चों ने सपोर्ट नहीं किया, किसी के पेरेंट्स ने, मिस्टर गॉस के पेरेंट्स अनपढ़ थे और वो सुपर मैथमेटिशियन, आप सोचिए कि वो बैठे बैठे ऐसी कैलकुलेशन कर लेते थे। बहुत फेमस है, 1 to लेके 100 तक उन्होंने जो स्क्वायर रूट है वो ऐसे लोगों को याद करना पड़ता है, उन्होंने ऐसे उंगलियों पे कर दिया। लेकिन उसके पेरेंट्स अनपढ़ थे और वो उन्होंने कभी उनको सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज उन्होंने कभी समझा ही नहीं कि व्हाट ही इज़ डूइंग। ये क्या पूरा दिन पेपर पे लिखता रहता है, चलो काम करो, उससे पैसे आएंगे। सो इस तरह के स्ट्रगल से उठकर जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो बनते हैं जीवन में कुछ। मुझे विल्मा की स्टोरी बहुत अच्छी लगी तो मैंने उसको थोड़ा सा और स्टडी किया। सक्सेस इज़ 99% फेलियर एंड 1% जो हमें दिखाई देता है। हाँ, ये बहुत सुंदर रेजिलियंस की स्टोरी है। कैसे वेल्मा ने हार नहीं मानी। बचपन में बहुत बीमार रही, उसको टीबी हो गया, पैरालिसिस हो गया, एक पैर में पैरालिसिस था, लेकिन उसका मन था कि वो रेस में जीतना चाहती थी, लेकिन पैर पैरालाइज्ड था। लेकिन उसकी इतनी निष्ठा के साथ जब वो प्रैक्टिस करती थी तो एक कोच की इसके ऊपर नज़र पड़ी कि बच्ची कितना मेहनत कर रही है, कितना इसके अंदर डिटर्मिनेशन है। उन्होंने इस केस को अपने पास लिया और उन्होंने उस बच्ची को सिखाया, और कहते हैं 16 साल में उसने पहला ब्रॉन्ज़ जीता। और 1960 में शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन 100, 200, 400 मीटर रिले रेस, द फास्टेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड का इनको खिताब मिला है। और आज भी इनकी कहानी को केस स्टडी की तरह रेसर्स को पढ़ाया जाता है। सो दिस इज़ हाउ, यदि हम अपनी निष्ठा के साथ अपने गोल की तरफ बने रहें तो नोबडी कैन फेल अस। तो अगर जीवन में कुछ फेलियर आ जाता है, दैट इज़ वेरी नेचुरल। अभी पिछले साल सूरत में एक केस हुआ, 10th में पढ़ने वाला एक बच्चा, इट इज़ वेरी उसने अपने आप को फांसी लगा दी, सुसाइड कर लिया। जब उसके पेरेंट्स से मिलने गए, हमने वहाँ पे कीर्तन और सत्संग रखा। इट वॉज सो डिसहार्टनिंग टू सी। उस माँ को बार बार ऐसा लग रहा था कि मैंने डांटा इसलिए ऐसा किया क्या। मतलब वो बच्चा तो चला गया लेकिन उसकी माँ उस सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। वो बच्चा क्यों चला गया? क्या माँ ने डांटा? क्या 10th में अच्छे नंबर नहीं आए? क्या फ्रेंड्स ने उसको बुली किया? टीचर्स ने उसको इंसल्ट किया? देयर वर सो मैनी थिंग्स उस एक हफ्ते में हुई थी। मम्मी ने भी डांटा था, टीचर्स ने भी क्लास में खड़ा करके उसको इंसल्ट किया था, फ्रेंड्स ने भी उसको छेड़ा था कि तेरे को कुछ नहीं आता। व्हाट वाज द रियल कॉज फॉर दैट ही कुडंट हैंडल हिज फेलियर। कितने कमज़ोर हो गए हैं हम। हाँ, हम कितने कमज़ोर हो गए हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ज़रा पीछे जाइए और देखिए हमारे पुरखों ने क्या क्या नहीं सहा है। हम आज़ाद नहीं थे, हमारे ऊपर मुग़लों का राज था, ब्रिटिशर्स का राज था, कितने लोगों को मारा जाता था, कितना उनके साथ बदसलूकी होती थी। हाँ, लेकिन फिर भी वो ज़िंदा रहे अपनी इच्छा शक्ति के बल पर कि हम इनको भगाएंगे, हम नहीं भागेंगे। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमें अपनी जो इच्छा शक्ति है ना उसको मजबूत करना है, क्योंकि ये सब टेम्पररी है, ये सारे फेलियर्स टेम्पररी हैं और हमारे जीवन की सक्सेस हमें थोड़े दूर जाने पे दिखाई देगी, लेकिन उसके लिए ज़िंदा रहना तो ज़रूरी है।
सो अगर कोई चीज़ को हम फेस करते हैं जिसे हम फेल समझते हैं, वी शुड एडमिट इट क्विकली। अरे यार ये गलती हुई है मेरे से, इसको कैसे ठीक करना है, बजाय इसके कि हम छुपाते रहें कि मेरे से मेरे नंबर कम आए हैं या मैं इस बार अटेम्प्ट किया लेकिन मैं कर नहीं पाया, उसको छुपाएं। एडमिट इट क्विकली, क्योंकि जितना जल्दी हम एडमिट करते हैं ना उतना ही जल्दी हम नेक्स्ट प्रयास के लिए रेडी होते हैं। देन डोंट ड्वेल इन इट, यार क्या गलती हो गई मेरे से, यार क्या गलती की मैंने, ये वाला क्वेश्चन ठीक नहीं किया क्या, ये वाली गलती हो गई क्या, बॉस को मैंने ये जवाब। डोंट ड्वेल इन इट। ठीक है, हो गया मेरे से, व्हाट इज़ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है, थिंक अबाउट इट, लर्न फ्रॉम इट। बजाय इसके कि हम उसमें ड्वेल करें, उसके बारे में सोचते रहें, ओवर थिंकिंग करें, परेशान हों, हम ये जानें कि नेक्स्ट क्या है, मुझे इसमें से क्या सीखा मैंने, क्या मेरी गलती थी, मुझे क्या सुधारना है। एंड ट्राई, कम से कम ट्राई नेवर टू रिपीट सेम मिस्टेक। देखो गलतियाँ तो होंगी, हाँ, मैन इज़ टू एयर, ह्यूमन इज़ टू एयर, गलतियाँ तो हमसे होंगी, लेकिन समझदार व्यक्ति उसे कहते हैं जो एक गलती को बार बार रिपीट ना करे। अगर हम एक ही गलती को प्रोक्रेस्टिनेटिंग की वजह से मेरा इस बार नहीं हुआ, मैंने बहुत ठीक से प्रिपेयर नहीं किया, चलो एक और अटैम्प्ट लेना है, लेकिन अगर सेम अटैम्प्ट सेम करने के बाद हम वही सेम एटीट्यूड के साथ अटैम्प्ट करेंगे, यू शुड बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर बिकमिंग फेल। सो यू शुड बी वेरी अवेयर कि हम कम से कम सेम गलती दोबारा ना करें। एंड नेवर ब्लेम और मेक एक्सक्यूज़। यस, ये हो गया, गलती मेरी। आपने शायद पिक्चर भी देखी होगी मंगल, जिसमें हम देखते हैं कि जो उस प्रोजेक्ट के हेड थे, उन्होंने उस प्रोजेक्ट को हैंडल किया था। एक लीडर की क्वालिटी है, एक ह्यूमन की क्वालिटी ये होनी चाहिए। जब उनका प्रोजेक्ट मंगल फेल हो गया फर्स्ट टाइम में, तब उनका जो कलीग था, जो उनके अंडर असिस्टेंट था, उसकी कुछ मिस्टेक थी, उन्होंने थोड़ी सी लापरवाही की। और देखो यहाँ से अगर हम 0.1 डिग्री का भी मिस्टेक करते हैं तो चांद तक जाते जाते तो वो डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है। सो देयर वाज अ लिटिल मिस्टेक जिसकी वजह से वो रास्ते में ही ब्लास्ट हो गया। लेकिन जब बाहर सब लोग आके और सारे पत्रकार आके बाहर खड़े हुए कि क्या किया आपने, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, किसकी मिस्टेक थी, ही सेड इट वाज माय मिस्टेक, ये मेरी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। एंड आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, आई डोंट मेक एनी एक्सक्यूज़, येस इट्स अ मिस्टेक, ये हमसे हुई है, ये मुझसे हुई है। और जब दूसरी बार मंगलयान सफल हुआ तो उसने कहा कि इट्स अ टीम वर्क, ये मेरी टीम को जाता है इसका पूरा क्रेडिट। सो दिस इज़ हाउ वी शुड बी, हमारा जो इंटेंशन, हमारा जो अप्रोच होना चाहिए, वो अगर ऐसा है ना, तो हम अपनी टीम को प्राउड करते हैं और हम स्वयं के साथ ऑनेस्टी के साथ डील करते हैं, विच मेक यू अ बेटर पर्सन। हर गलती के साथ आप एक बेटर व्यक्ति बनते हैं यदि आप उसे क्विकली एडमिट करते हैं, उसी में ही अपने आप को ओवर थिंकिंग करके परेशान नहीं करते, उससे कुछ सीखते हैं, उस गलती को दोबारा नहीं करते और उसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करते। शास्त्र कहते हैं कालः कर्मः ईश्वरः मिथ्या दोष लगाए। जब व्यक्ति कहीं फेल हो जाता है ना, तो सोचता है भाई मेरी गलती नहीं है, समय ही खराब चल रहा है, भाई किसी के कर्मों का फल है भाई, इसी वजह से हम फेल हो गए। और कोई नहीं मिलता तो भगवान कोई नहीं जम रहा ना, भगवान की गलती है, मैंने तो अपने पूरे एफर्ट लगाए थे, भगवान ने ही नहीं किया। सो हम किसी न किसी पे दोष लगाना चाहते हैं। वी शुड स्टॉप दिस इफ़ यू वांट टू टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ सक्सेस। हाँ, 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो चीज़ों को करते हैं, पीपल हु मेक थिंग हैपन्स, वो कुछ ऐसा कर जाते हैं दुनिया देखती रह जाती है, वाह क्या कर दिखाया, वेरी नाइस। दूसरे वो होते हैं जो देखते हैं, पीपल हु वॉच थिंग हैपन। धोनी ने छक्का लगाया है, हाँ, 1 ओवर में 40 रन बनाए हैं, 30-36 रन बन सकते हैं, तो 1 ओवर में 36 रन बनाए हैं। सो धोनी इज़ पर्सन हु मेक थिंग हैपन। और हम उसकी तरह उस जगह पे स्टेडियम में बैठे हुए देखते हैं, तो वी आर पीपल हु वॉच थिंग हैपन्स।
लेकिन कुछ लोग इतने अनअवेयर अपनी लाइफ जीते हैं, पीपल हु वंडर व्हाट हैपेंड, अरे भाई ये क्या हुआ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। तो जो बॉलर होगा जिसकी बॉल पे धोनी ने 1 ओवर में 36 रन बनाए हैं, ही विल वंडर व्हाट हैपेंड, ये क्या हो गया मेरे साथ। मेरा पूरे ओवर का सत्यानाश कर दिया इसने, मेरे रेट का सत्यानाश कर दिया। सो व्हाट डू यू वांट टू बी, चूज। यू वांट टू बी द पर्सन हु मेक थिंग हैपन, you want to be the person who watch things happen, or you want to become the person who wonder what happened, मेरी लाइफ में क्या हो गया भाई, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं, unaware all the time, बस चल रहा है। So this is important, winning a battle but losing a war। छोटी छोटी फेलियर्स लाइफ में आएंगी, लेकिन इसके लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं फेल हो गया लाइफ में। When all those who struggled and succeed but ultimately fail in their final exam, that is something like operation successful, patient died। छोटे छोटे हमने बैटल तो जीत लिए, लेकिन हम बड़ी वॉर को हार गए। इससे अच्छा है लूजिंग द बैटल एंड विनिंग द वॉर। ये हमें अपनी लाइफ में समझना चाहिए। एक बात, बहुत सुंदर बात जीसस कहते हैं, What profiteth a man who gains the entire world but loses his soul। So एक चीज़ हमें और समझनी पड़ेगी कि सक्सेस इस भौतिक जगत की, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल फोरम है, तो एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि सक्सेस भी 2 तरह की होती है लाइफ में। एक होती है वो सक्सेस जो दुनिया की नज़र में है, और एक होती है वो सक्सेस जो भगवान की नज़र में है। हम इस भौतिक जगत की सक्सेस को भी टेस्ट करें, ज़रूरी भी है, करना भी चाहिए, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये अल्टीमेट सक्सेस है क्या। अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे ना, तो शायद भौतिक सक्सेस की डेफिनेशन हमारे लिए बदल जाएगी, और फेलियर्स हमारी लाइफ में हमें उतना इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम समझ पाएंगे कि कोई और है जो मेरे लिए बेटर प्लान कर रहा है। कुंती महारानी कहती है, विपदः सन्तु ता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। अरे प्रभु, हमारे जीवन में जैसे ही सुख सुविधा आई, युधिष्ठिर राजा बन गए, सारे विरोधी राजा चले गए, एक छत्र राज्य युधिष्ठिर को मिल गया, तो आप जा रहे हो। भगवान ने कहा मेरा काम हो गया, नाउ आई शुड गो बैक। तो फिर ये सक्सेस हमें नहीं चाहिए। ऐसी सक्सेस किस काम की कि आप जा रहे हैं जीवन से। इससे अच्छी तो फेलियर्स थे, इससे अच्छे तो लाइफ में प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि जब भी प्रॉब्लम थी आपका दर्शन हो जाता था, जब भी फेल होते थे आप हमेशा खड़े होते थे साथ में। तो फेलियर अच्छा है कि सक्सेस अच्छा है? कुंती महारानी सेज फेलियर इज़ बेटर देन सक्सेस। इट्स अ स्पिरिचुअल विजन टू सी द थिंग्स। तो जब जीवन में भौतिक फेलियर आए तो उसको स्पिरिचुअल विजन से देखने की कोशिश करो, क्या भगवान सिखाना चाहते हैं मुझे इससे। भौतिक जगत की कोई भी सक्सेस स्पॉटलेस नहीं होती। कहते हैं अगर आपने पैसा बहुत कमा लिया तो सारे रिश्तेदार फेक हो जाते हैं। लोग हमें इसलिए पूछते हैं कि कुछ तो मिलेगा इससे। अगर आप बहुत बड़े आदमी हो गए तो आपके बहुत नए नए रिश्तेदार बन जाएंगे, भैया इसके साथ रिश्ता रखो कुछ काम आएगा। लेकिन सच्चा प्यार, सच्ची दोस्ती, सच्चे लोग अमीर लोगों के पास नहीं होते, क्योंकि उनके आसपास ऐसे ही लोग ज़्यादा होते हैं जो उनसे कुछ चाहते हैं। तो इस भौतिक जगत की सक्सेस स्पॉटलेस सक्सेस नहीं होती। तो स्पॉटलेस सक्सेस क्या है? कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए लाइफ में जो स्पॉटलेस हो। एक बार पीसी सरकार, ही इज़ अ वेरी फाइन गुड फेमस मैजिशियन, आपके सामने आपके घर को गायब कर सकते हैं। ही इज़ वेरी फेमस मैजिशियन। तो पीसी सरकार वृंदावन आए और प्रभुपाद के पास आए कि मैं आप भक्तों से मिलने आए। प्रभुपाद से बोले मैं भक्तों को कुछ मैजिक शो दिखाना चाहता हूँ प्रभुपाद, आई वॉन्ट टू एंटरटेन डिवोटीज़। प्रभुपाद ने बोला येस वाई नॉट। तो शाम को वृंदावन में उन्होंने अपना सेटअप लगाया और उन्होंने भक्तों को मैजिक शो दिखाया। प्रभुपाद भी बच्चों की तरह ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे, चीज़ें गायब हो रही हैं, कहीं से कबूतर निकल रहा है, कहीं से अंगूठी निकल रही है। सो जब ये ख़त्म हुआ तो प्रभुपाद से
पीसी सरकार ने कहा कि प्रभुपाद यू लाइक द शो। प्रभुपाद ने कहा यस आई लव्ड इट। फिर उन्होंने कहा पीसी सरकार आप क्या क्या चीज़ गायब कर सकते हो? बोले प्रभुपाद देखिए आप जो मेरे सामने लाई मैं उसे गायब कर सकता हूँ। प्रभुपाद ने कहा क्या तुम जन्म मृत्यु जरा व्याधि को गायब कर सकते हो? उसने बोला नहीं प्रभुपाद मैं नहीं कर सकता उसको गायब। प्रभुपाद ने बोला पीसी सरकार मैं कर सकता हूँ, मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि को गायब कर सकता हूँ। देन पीसी सरकार सेड प्रभुपाद यू आर बेटर मैजिशियन देन मी। दिस इज वॉट द स्पॉटलेस सक्सेस इज फॉर ह्यूमन लाइफ। द रियल सक्सेस इज यदि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस चक्र से अपने आप को निकाल सकें तो ये अल्टीमेट सक्सेस है। प्रभुपाद कहते हैं द रियल सक्सेस इज अंते नारायण स्मृति। यदि आप अपने अंतिम समय में भगवान को याद कर सकते हैं तो मनुष्य जीवन का ये परम लक्ष्य है, ये आपकी सक्सेस है। सो वी आर ईदर फेल और सक्सेसफुल। जब हम मटीरियल वर्ल्ड में फेल हो जाते हैं ना तो हमारे लिए दुनिया अलग है, और अगर हम सक्सेसफुल होते हैं ना तो दुनिया अलग है। अगर हम फेल हो गए तो कोई नहीं पूछता हमें, कोई लाइमलाइट नहीं मिलती, लोग ताने मारते हैं इसको तो अक्ल नहीं है, इसको कितना समझाया था, ये अपनी बहुत चलाता है। लेकिन जैसे ही हम सक्सेसफुल हो जाते हैं लाइमलाइट मिलती है, लोग बोलते हैं भैया ये पहले से ही होशियार था, ही इज़ वेरी समझदार, मेरे को तो पहले से पता था इसको सक्सेस मिलेगी। पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड का मैथमेटिक्स एकदम डिफरेंट है। वाई आई एम टेलिंग यू दिस कि जब हम इस भौतिक जगत में सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे हैं ना, हमारा एक पैरेलल एंडेवर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए भी करना चाहिए। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का मैथमेटिक्स बिल्कुल अलग है। वहाँ का मैथमेटिक्स इतना अद्भुत है कि वहाँ पे कोई फेल भी हो जाए तो भी पास है, और कोई पास भी हो जाए तो भी फेल हो सकता है। ये मैथमेटिक्स समझना अगर हम चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा डिवोशन चाहिए। देखो जटायु ने भगवान के लिए सीता माँ को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया। लेकिन वो रावण को रोक नहीं पाया। रावण माँ सीता को लेके चले गए। जटायु फेल हुआ या पास हुआ? फेल हो गया, क्योंकि सीता माँ को बचाने का प्रोजेक्ट था, वो बचा नहीं पाए, उनकी मृत्यु हो गई। अर्जुन ने भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया, वो युद्ध जीता या हारा? जीत गया, सक्सेसफुल। अब इन दोनों का परिणाम क्या है? दोनों में से किसको भगवान मिले? जटायु को मिले कि अर्जुन को मिले? दोनों को मिले। कितना अद्भुत है। दुनिया की नज़र में फेल हो सकते हैं जटायु, लेकिन राम की नज़र में जटायु फेल नहीं है। इसीलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जो छोटे छोटे हमारे एफर्ट्स हैं, अगर हम उनमें फेल भी होते हैं ना, हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हमें लगता है हम फेल हैं, लेकिन भगवान हमारे छोटे छोटे एंडेवर से प्रसन्न होकर हमें इनाम देते हैं फेल होने के लिए भी, बिकॉज यू अटेम्प्ट इट। वृत्तासुर युद्ध कर रहा है इंद्र के साथ में। इंद्र को लगता है कि वृत्तासुर असुर है, मेरा इंद्रासन ले लेगा, मुझे मेरे इंद्रासन से प्रेम है। भगवान के पास जाता है, बोलते हैं प्रभु प्लीज़ मेरी रक्षा कीजिए, मेरे इंद्रासन की भी रक्षा कीजिए, मेरी भी रक्षा कीजिए। भगवान उसे एक अस्त्र बना के दधीची मुनि के हड्डियों से बनाने का प्रपोजल देते हैं और दोनों का युद्ध होता है। इतना भयंकर युद्ध होता है। वृत्तासुर की कथा इतनी सुंदर है। इतना भयंकर युद्ध होता है कि इंद्र हारने लगता है और वृत्तासुर उठ के उसको बोलते कि अरे तुमको भगवान ने अस्त्र दिया है इंद्र, उठो तुम युद्ध करो, मुझे मारो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें अस्त्र दिया है ना, उससे मैं ज़रूर मरूंगा। इंद्र को अपने हाथ में भगवान के द्वारा दिए गए अस्त्र पे विश्वास नहीं है, और असुर को ये विश्वास है कि इसके हाथ में जो अस्त्र है, क्योंकि भगवान ने कहा है मैं इससे मरूंगा, तुम मुझे मारो, तुम मुझे मार पाओगे। और जब दोनों की मृत्यु इंद्र जब वृत्तासुर को वज्र से मारते हैं तो वृत्तासुर कहते हैं कि इंद्र आज मैं सक्सेसफुल हो गया। मटीरियली अगर हम देखें तो वृत्तासुर युद्ध हार गए, उनकी मृत्यु हो गई,
लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इंद्र हार गया, क्योंकि इंद्र को इंद्रासन मिला, लेकिन वृत्तासुर को भगवान का धाम मिला। तो जीवन में यदि कोई फेलियर आप चख रहे हैं ना, तो ये समझना चाहिए भगवान मुझसे प्यार करते हैं और वो मुझे इस भौतिक जगत में ज़्यादा उलझाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मैं स्पिरिचुअली और ग्रो करूं। भगवान चाहते हैं कि मेरा जो भी कर्म का हिसाब था ना, वो इसी जन्म में नक्की हो जाए, ताकि मैं अगला जन्म भगवान के पास जाऊं। ये अल्टीमेट सक्सेस है जीवन की। कभी कभी आपके जीवन में जो फेलियर्स आते हैं ना, उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखने की कोशिश कीजिए। उसका दृष्टिकोण बदलते ही, आपकी दृष्टि बदलते ही पूरा का पूरा दृश्य बदल जाएगा। हमारी दृष्टि बदलती है ना, तो पूरा दृश्य बदल जाता है। हाँ, मुझे याद है मैं एक रिट्रीट में गई थी और वहाँ पे चल रहा था, जो चैप्टर था वो ये था कि जो हम सोचते हैं कि हम भगवान को इसी जन्म में देख लेंगे, कितना कठिन है। मुझे ऐसा लगता था, मैं नई नई आई तो मुझे लगता था बस 4-5 साल में इतना अच्छे से जप करूँगी, इतना अच्छे से मैं रीडिंग भक्ति सब करूँगी और मैं इन 4-5 सालों में कृष्ण से मिलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मीट हिम। भक्ति में नए नए आते तो बड़ा जोश होता है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि कई जन्म लग जाएंगे, जो हम हरि नाम ले रहे हैं वो भी शुद्ध नहीं है, तो कई जन्म लग जाएंगे, तो इस जन्म में तो भगवान का मुख देखना आसान नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। मैं इतनी डिसअपॉइंटेड हो गई, मैं इतना रोने लगी, मुझे लगा मैंने तो इसी लाइफ में कृष्ण को देखना है। आई वॉज क्राइंग। तो एक भक्त ने मुझे आके बोला, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर बात बोली जो आज भी मुझे बड़ी प्रेरणा देती है। उन्होंने मुझसे कहा कि भगवान का मुख कमल नहीं देख सकती अभी, लेकिन भगवान का हस्त कमल तो देख सकती हो अपने जीवन में। भगवान का हस्त कमल देखने की कोशिश करो अपने जीवन में। ट्राई टू सी कृष्णाज हैंड इन योर लाइफ। और ये बात ऐसा लगा जैसे मेरे हृदय में इलेक्ट्रिसिटी की तरह जल गई और मुझे लगा हाँ, मैं देख सकती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों में देख सकती हूँ कि कैसे भगवान मेरी सहायता करते हैं, कैसे भगवान हर छोटे काम में मेरी मदद करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे भक्ति वैभव का जो ऐसे था वो मुझे पोस्ट करना था, तो मैंने बहुत दिनों से उसको लिख रही थी और बिल्कुल प्रॉपर फाइनल रेडी करके, और मैं उसे पोस्ट करने से पहले मैंने मेरी सिस्टर को फ़ोन किया कि मैंने ये ऐसे लिखा है, प्लीज़ सुनना कि ठीक है क्या, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। तो उसने मुझे बोला मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ, प्लीज़ मुझे ना वॉइस नोट कर दे, मैं आराम से सुनूंगी फिर तुझे बताऊंगी। ठीक है, तो मैंने वो रिकॉर्ड किया वॉइस नोट और उसको भेज दिया। 10 से 12 मिनट का ऐसे था, 6 पेज का, और बहुत दिनों से बहुत रिसर्च करके मैं उन्हें उसको लिखा था। और मैंने लैपटॉप बंद किया, मुझे पता नहीं, बिकॉज आई एम नॉट वेरी स्मार्ट क्या कौन सा मैंने बटन या कमांड को मैंने ओके कर दिया। 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद उसका फ़ोन आया कि थोड़ा ये चेंज मुझे लगता है तू कर सकती है। मैंने जैसे ही लैपटॉप खोला मेरा ऐसे गायब था, मतलब इट वॉज नॉट सेव्ड। मैं इतना डर गई, अरे ये क्या हो गया। सब जगह देखने लगी, कहाँ गया, डिलीट में पे होगा, चैट में होगा, कहाँ गया, ऐसे है ही नहीं। मैं इतना डिसअपॉइंटेड हो गई कि पिछले 10 दिन से मैं उस ऐसे पे काम कर रही हूँ और वो गायब है। और 10-15 मिनट परेशान होने के बाद अचानक मुझे याद आया कि मैंने 10 मिनट पहले अपनी बहन को वॉइस नोट भेजा है, वो पूरा का पूरा ऐसे उस वॉइस नोट में पड़ा है। और मैं इतना ज़ोर से हंसी, मैं कृष्णा यू आर सो स्मार्ट, अगर मेरी बहन वो सुन लेती ना ऐसे तो मेरा क्या होता। So try to see Krishna's hand in your life and he, believe me, वो भक्तों के जीवन में अपना हस्तक्षेप रखते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान का हमारे जीवन में हस्तक्षेप है, वो देखते हैं हमारे जीवन को। तो ये है 5 steps to spotless success, इसे कहते हैं 5 SSS। हाँ, एक स्पॉटलेस सक्सेस अगर जीवन में चाहिए ना, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं। और इसको करने से बिलीव मी, मटेरियल सक्सेस भी मिलेगी, स्पिरिचुअल सक्सेस भी मिलेगी,
और मटेरियल सक्सेस जब व्यक्ति को मिलती है ना, सर चढ़ के बोलती है। सब लोग मटेरियल सक्सेस को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। कहते हैं जब व्यक्ति के पास पैसा आता है ना, लक्ष्मी आती है ना, नारायण के साथ जब नहीं होती ना, तो वो लक्ष्मी उल्लू पे चढ़ के आती है। जब आती है तो व्यक्ति को आगे से लात मारती है और व्यक्ति ऐसे हो जाता है, वो किसी को कुछ समझता ही नहीं। इतना गर्व, इतना अभिमान आ जाता है कि वो लोगों के प्रति खराब व्यवहार करने लगता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी ए धमान मधपुमान, व्यक्ति को मदांध कर देते हैं, हजम नहीं कर पाते हैं सक्सेस को। और जब जाती है ना वो सक्सेस, तब पीछे से लात मारती है, व्यक्ति की कमर झुक जाती है, ही बिकम्स, दुनिया में उसका बड़ा बुरा हाल होता है। लेकिन यदि व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ को भी साथ लेके चलता है ना, तो वो सक्सेस स्पॉटलेस हो जाती है। भक्त के पास धन आता है, भक्त के पास ब्यूटी है, भक्त के पास ऐश्वर्य है, उसके पास नॉलेज है, वो सब उसको ब्राइटर साइड पे ले जाते हैं। उसको स्पॉटलेस फेम मिलता है, उसको स्पॉटलेस सक्सेस मिलती है। सो ये 5 चीज़ें हमें जीवन में करनी चाहिए ताकि हम मटीरियली और स्पिरिचुअली दोनों तरह से सक्सेसफुल हों। सो दिन का पहला घंटा भगवान के लिए, आपको भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। हम बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, चैटिंग पे। उन सब में से थोड़ा थोड़ा निकालिए और दिन का पहला घंटा भगवान के लिए, नींद में से उठते हैं, कुछ माला का जप कीजिए, थोड़ा सा एक आध श्लोका भगवत गीता का पढ़िए और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। तो ये इन्वेस्टमेंट है, दिन का पहला घंटे का इन्वेस्टमेंट भगवान के लिए, दिन के हफ्ते का पहला दिन भगवान के लिए। हम तो सोमवार मंगलवार वाले हैं, लेकिन वैसे संडे मंडे से संडे को हॉलीडे नहीं होलीडे बनाइए और भगवान के नाम हफ्ते का एक दिन रखिए। ये 6 दिन आपको एनर्जी देता है, 6 दिन आपको कवर रखता है, कवच के अंदर रखता है। आप बाहर जाएंगे, लोग आपको ताना मारेंगे, डिस्करेज करेंगे, लेकिन आप डिस्करेज होंगे नहीं। आई नो वन गुड स्टोरी ऑफ अ बॉय, छोटा बच्चा, आई मीन नॉट अ वेरी बिग बॉय, गुरुकुल में पढ़ता था और 10th के बाद उसको बाहर भेजा गया पढ़ने के लिए, क्योंकि 10th तक ही गुरुकुल था। तो कोलकाता शायद वो पढ़ने गया आगे की स्टडीज़ के लिए। तो बच्चे उसे बहुत टीज़ करते थे, ए चोटी वाला, ये तो इसको छोड़ो छोड़ो, ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये स्मोक नहीं करता, ये बच्चा है, ये बियर नहीं पीता। नहीं पीता क्यों? अरे ये तो मम्मी का दूध पीता है, ये दूधू वाला बच्चा है, ये माँ का दूध पीता है, ये बियर नहीं पीता है। मतलब उसको इतना टीज़ करते थे सब लोग। तो देखो, सामान्य बच्चा होता ना तो इस टीजिंग में कुछ कर देता, स्कूल छोड़ देता, डिप्रेस हो जाता, लेकिन उस बच्चे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और एक दिन उस बच्चे को इतना गुस्सा आया, उसने उन सब बच्चों को आके बोला कि मैं बच्चा हूँ, चैलेंज करता हूँ मैं तुम्हें, क्या तुम सुबह 4 बजे उठ के मंगला आरती में आ सकते हो? आई चैलेंज यू। मैं सुबह 4 बजे उठ के मंगला आरती जाता हूँ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम मुझे चैलेंज करते हो बियर पीने के लिए, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ तुम आओ मंगला आरती में। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि रोज़ सुबह तुम 2 घंटे जप करो एक जगह बैठकर। कैन यू एक्सेप्ट माई चैलेंज? और सारे लोग चुप। उस बच्चे का जो शौर्य था, उस बच्चे का जो तेज था, वो सारे लोग चुप हो गए। तो ये आर्मर है, आप इसको पहन के निकलिए। दुनिया कुछ भी बोलेगी, आपके लिए वही उनकी गालियाँ स्टेप्स बन जाएंगे, फायर बन जाएगी सक्सेस होने के लिए। कहते हैं कि एक गधा कुएं में गिर गया। जब वो कुएं में गिर गया तो उसके मालिक ने सोचा बुढ़ा भी हो गया है, अब इसको निकालेंगे कैसे, इतना भारी है। कुछ लोगों को बुलाया, बोला क्या करेंगे, ये चिल्ला रहा है कल रात से, कुएं में गिर गया, सूखे कुएं में। तो सबने बोला कि भाई अब बुढ़ा हो गया, इसको निकालेंगे कैसे, और इतना चिल्ला रहा है, परेशानी हो रही है, ऐसा करो मिट्टी डाल दो, इधर ही दब के मर जाएगा। तो उन्होंने मिट्टी डाली गधे के ऊपर। जब गधे के ऊपर मिट्टी डाली तो खुद को शेक किया, मिट्टी नीचे गई, वो ऐसे स्टेप करके ऊपर आया।
ऐसे ये लोग मिट्टी डालते रहे, गधा शेक करता रहा और शेक करते करते इतना ऊपर आ गया, लोगों ने सोचा इतना ऊपर तो आ ही गया, भैया रस्सी से खींच के बाहर कर दो। तो जो लोगों ने उसको मारने के लिए मिट्टी डाली थी, उसी मिट्टी पे चढ़ के वो बाहर आ गया। बस यही कला हमें जीवन में सीखनी है। हाँ, एंड द थर्ड इज़, जब आप कमाने लगें, अपना करियर बनाएं, तो द फर्स्ट पोर्शन ऑफ योर इनकम शुड गो टू द लॉर्ड एज योर ग्रैटिट्यूड। 1%, 2%। मेरी बेटी के हाथ में जब फर्स्ट सैलरी आई उसकी, शी सेड मम्मा 10,000 रुपये मिले, क्या करूँ? मैंने कहा एक पोर्शन भगवान के लिए। तो उसने पहला जो पोर्शन है वो भगवान के मंदिर में देकर आई है, 1,000 रुपीज़। सो दिस इज़ हाउ यू शुड इन्वॉल्व, यू शुड इंक्लूड लॉर्ड इन योर लाइफ। भगवान को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। मम्मी के लिए गिफ्ट लाते हैं तो भगवान के लिए भी गिफ्ट आना चाहिए। द फर्स्ट कंसिडरेशन इन एवरी डिसीजन, कोई भी डिसीजन आप अपने जीवन में लेते हैं ना, तो उसमें ये कंसिडर कीजिए कि इससे मेरी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत ख़राब तो नहीं हो जाएगी। हाँ, अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति आया, इंजीनियर बाय प्रोफेशन, उसके पास प्रपोज़ल आया, पूना में रहते हैं, उनके पास प्रपोज़ल आया कि आप दिल्ली आइए काम करने के लिए, आपको सैलरी जो है वो 1.5 हो जाएगी आपकी, मतलब 1.5 गुनी हो जाएगी। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से मिलके बात की कि भाई मैं क्या करूं, पूना में मेरी लाइफ इतनी सेट है स्पिरिचुअली कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं बहुत अच्छे से हर रोज़ मंदिर जाता हूँ, जब अच्छा हो रहा है, बहुत खर्चे भी नहीं हैं, पर ऐसा लगता है कि अच्छा मेरे पास प्रपोज़ल है, टॉपअप हो रही है मेरी सैलरी। तो उनके जो करीबी दोस्त थे उन्होंने बोला कि क्या फ़ायदा है ऐसी सैलरी का प्रभु, आप वहाँ जाओगे, अकेले रहोगे, हेल्थ इश्यूज़ होंगे, अलग से एक घर चलाना पड़ेगा, सब खर्चा निकाल के आपकी सैलरी कुछ ही ऊपर बैठेगी, लेकिन इससे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो जाएगी। उन्होंने बोला यार तू मेरा सच्चा दोस्त है, सब लोग मुझे बोल रहे थे ऐसे कर ले वैसे कर ले, तूने क्लियर कट बोल दिया मैं नहीं जाऊँगा। सो कंसीडर करिए कि मैं अगर यहाँ जॉब करता हूँ, मैं वहाँ जॉब करता हूँ, इससे मेरी मटेरियल लाइफ अच्छी चलनी चाहिए, इट इज़ ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट, पर कहीं मेरी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगी। एंड देन द फर्स्ट प्लेस इन हार्ट, लड़कियों प्लीज़ ध्यान से सुनो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। द फर्स्ट प्लेस इन योर हार्ट यू शुड गिव टू द लॉर्ड, नहीं तो हमारा दिल फुटबॉल बन जाता है, कोई इधर से किक मारता है, कोई उधर से किक मारता है। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव योर हार्ट टू लॉर्ड। अगर अपना दिल आपने भगवान को दे दिया ना, तो इस दिल को भगवान अपनी तिजोरी में संभाल के रख लेंगे। और भगवान हमसे बार बार दिल मांगते हैं, पता है क्यों? उनको पता है दुनिया में लगाएगी तो ठोकर ही खाएगी। और भगवान चाहते हैं कि मैं उसके दिल को संभाल के रखूं, इसलिए भगवान मांगते हैं हमसे, मन मना आपका मन मुझे दो। जब भगवान में मन लगा रहेगा ना, दुनिया की कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। एक कहानी हमने सुनी है, इस कहानी के साथ हम एंड करेंगे। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चंस हों तो यू कैन आस्क। एक बहुत सुंदर कहानी है, एक बंदर और एक मगरमच्छ की कहानी। जातक कथाओं में हम सुनते हैं, पंचतंत्र की कथाओं में। तो एक बंदर एक पेड़ पे रहता था और उस पेड़ के नीचे एक सुंदर सा तालाब था। उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। बंदर पेड़ से मीठे मीठे फल तालाब में फेंकता और मगरमच्छ उसे खा के बड़ा खुश होता। दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन मगरमच्छ ने जाके अपनी बीवी को बताया कि मेरा एक दोस्त है जो बड़े अच्छे फल खिलाता है मुझे। उसने बोला मुझे भी खाने हैं। उसने अपने दोस्त से कहा यार कुछ फल बीवी के लिए भी चाहिए। उसने बोला अरे भाभी जी के लिए कुछ भी। जगह जगह जाके वो फल तोड़ के आया, मगरमच्छ को दिए। मगरमच्छ ने अपने मुंह में रखा, नीचे गया, बीवी को फल खिलाया। बीवी बड़ी खुश, कहती इतने मीठे फल हैं। फिर बोलती इतने मीठे फल खाने वाले बंदर का जिगर कितना मीठा होगा, मुझे तो बंदर खाना है। उसने बोला यार वो मेरा दोस्त है यार, कैसी बात कर रही है। बोलिए या तो दोस्त या तो बीवी, तुम चुन लो आज, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। तुम चुन लो तुम्हें क्या चाहिए। बंदर सोचे यार अब क्या करूं, ये तो समझ ही नहीं रही, बीवी के आगे किसकी चली। तो वो अपने दोस्त के पास आया।
उसने बोला यार मेरा मन है कि आज मैं तुम्हें पूरे तालाब की सैर कराऊं। कैसे कराऊं? बोले तू मेरी पीठ पे बैठ जा, आज मैं तुझे बोट राइडिंग देता हूं। तो बंदर नीचे उतरा, क्रोकोडाइल की पीठ पे बैठा। जब ठीक तालाब के बीच में पहुंचे वो अंदर घुसने लगा। बंदर बोला क्या कर रहा है भाई, अपन डूब जाएंगे। बोले डुबोने ही आया हूँ तुझे। बोले क्यों? बोले मेरी बीवी की डिमांड है, उसे तेरा जिगर खाना है। अरे यार भाभी जी के लिए जिगर क्या, सब कुछ हाजिर है, पहले क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया? अरे हम बंदर लोग ना अपना जिगर लेके नहीं घूमते, अपना दिल लेके नहीं घूमते, हम अपना दिल जो ना पेड़ पे रख के आते हैं। तू पहले बताता तो मैं दिल उठा लेता। बोले मतलब? बोले वापस लेके चल पेड़ पे, मैं दिल लेके आता हूँ, भाभी जी के लिए तो जान हाजिर है, तू क्या बात कर रहा है यार। तो क्रोकोडाइल वापस नदी के किनारे आया, टपक के ऊपर कूद के बंदर पेड़ पे जाके बैठ गया। बोले जल्दी आ दिल लेके। बोले पागल समझा है क्या, जल्दी आ दिल लेके? पहले तो कोई दिल पेड़ पे टांग के नहीं आता, और आज से तो तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म, तू तो खाने चला मुझे। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? जब इस दुनिया में निकलेंगे ना बहुत क्रोकोडाइल मिलेंगे। अपना दिल कन्हैया के चरणों में टांग के जाना, नहीं तो दुनिया दिल खा जाएगी। भगवान कहते हैं मन मना, मन मुझे दे के जा, नहीं तो इतने बिटर एक्सपीरियंस हमें मिलते हैं दुनिया में कि हम हार जाते हैं। तो जीतना है, सक्सेसफुल होना है, तो एक मन भगवान को दे के जाओ, उनके पास रख के जाओ कि भाई ये मेरी अमानत है तेरे पास, मैं जा रहा हूँ, वापस आऊँगा, अपने पास रखो मेरे दिल को। सो दिस इज़ हाउ यू कैन बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। और जो फेलियर्स है ना, उसके लिए भी दुनिया आपकी तारीफ़ करेगी, क्योंकि फेलियर्स को हैंडल करना भी दुनिया में सबसे बड़ी सक्सेस है। इसके लिए दुनिया में बड़े बड़े काउंसलर्स, बड़े बड़े काउंसलिंग्स खुले हैं कि हम अपनी फेलियर्स को कैसे हैंडल करें। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग है तो हम इसे इजीली कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। If there is any question, we can take some. हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच फॉर दी वंडरफुल सेशन। माता जी एक क्वेश्चन था जो बार बार चैट में आ रहा था। एक माता जी पूछ रहे थे कि आप बचपन से भक्ति में हैं या भक्ति परिवार में आपका जन्म हुआ है, क्योंकि आपको इतना नॉलेज है जो कि झलक रहा है, तो आप बता सकते। माता जी मैं सिंधी परिवार से हूँ, और हमारे यहाँ पे बाप बेटा साथ में बैठ के शराब पीते हैं, बियर पीते हैं, सब घर में मिल के बैठ के उसको एंजॉय करते हैं। आई एम फ्रॉम अ फैमिली हु आर नॉन वेजिटेरियन, सो नॉन वेज खाने वाले। मैं भक्ति में आई जब मैं 26 ईयर्स की थी, लेकिन मेरी मम्मी और मेरी नानी दोनों ही बहुत धार्मिक थे। तो कार्तिक के महीने में सुबह मेरी मम्मा रोज़ सुबह 5 बजे उठ के भागवतम पढ़ती थी, और पूरा मोहल्ला सुनने आता था, और हम बच्चे रज़ाई में से मुंह निकाल के, क्योंकि अजमेर में बहुत ठंड पड़ती है, रज़ाई में से मुंह निकाल के हम वो भागवतम सुना करते थे। और मुझे एक स्टोरी अब भी याद है, वृत्तासुर की कथा जो मैंने बचपन में सुनी थी। मैंने रामायण मेरी नानी से सुना, महाभारत की कथाएं उनसे सुनी। तो एक नेचुरल इंक्लिनेशन था अपने शास्त्रों के लिए। लेकिन परिवार रिलीजियस था, डिवोटी नहीं कह सकते, पर रिलीजियस था, डिवोटेड थे, लेकिन इस तरह से डिवोटेड नहीं थे। सो आई थिंक जो भी हमारे जीवन में जो भी रिलीजियस बैकग्राउंड है, आई गॉट इट फ्रॉम माई मदर एंड फ्रॉम माई नानी माँ। आज मैं बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनाती हूँ जो मैंने मेरी नानी से सुनी है। जो मेरी नानी ने मुझे कहानियाँ सुनाई थी वो मुझे याद है, वो मैं कभी कभी अपनी क्लासेस में सुनाती भी हूँ। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच माता जी फॉर शेयरिंग। मेघा माता जी, मैं काइंडली थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल एंड प्रैक्टिकल क्लास। एक्चुअली आपने बहुत ही ब्यूटीफुली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से रिलेट करके हमें आज फेलियर एंड सक्सेस की स्टोरी सुनाई है। And you beautifully took us on the tour of success story from childhood to old age actually.
और कैसे हम रिटर्न बैक करते हैं टू नॉट बीइंग इन अ पैन एंड इवन इन द ओल्ड एज, कैसे दिस इज आल्सो अ सक्सेस. सो यू ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड इट इन अ स्टोरी फॉर्म और कैसे वो साइकिल कंप्लीट होती है. थैंक यू सो मच माधुरी. ऑल्सो आपने बहुत डिटेल में हमें फेलियर्स कैसे, क्या होते हैं, सक्सेस क्या होती है, हाउ फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स, और हाउ failures are going to help us in actually achieving the success. And most importantly आपने वो सारी शास्त्रों से एग्जाम्पल से रिलेट किया कि कैसे failures are actually successful. एंड जैसे वृतासुर की आपने स्टोरी हम लोगों को सुनाई, और जैसे आपने बोला कि हम बचपन से आप दादी नानी से स्टोरी सुनते रहे हैं और अभी